तो दोस्तों आज से हम जेड डायनेस्टी का सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें सीजन 1 के 10 साल बाद की कहानी को दिखाया जाएगा। जहां सीजन 1 के लास्ट में बियाओ तो मारी गई थी। इसी वजह से शियाओ फान ने उसका डीमन सेट ज्वाइन कर लिया होता है, क्योंकि अब उसे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत हो चुकी है। और इन 10 सालों में उसे बियाओ के फादर ने ही कल्टिवेशन करना सिखाया है, जिस वजह से शियाओ फान के पास काफी सारी डिमोनिक कल्टिवेशन पावर आ चुकी है। उसी का इस्तेमाल करते हुए वो सारे लोगों से अपना बदला लेना चाहता है। यही कहानी हमें सीजन 2 में दिखाई जाएगी। तो सीजन 2 के स्टार्ट में हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहां पर काफी ज्यादा तूफान आया हुआ था। इसलिए सारे के सारे लोग एक होटल में आकर पनाह लेने लगते हैं। और वहां आने के बाद वो सभी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहां सारे लोगों का ये कहना होता है कि सारे के सारे डीमन सेट आपस में मिलते जा रहे हैं। न जाने इसके पीछे उनकी क्या वजह हो सकती है। उन लोगों का जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा। सभी अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि उनका ये प्लान हो सकता है। लेकिन तब वहां पर उस फॉर्च्यून टेलर की बेटी आती है, जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था, लेकिन तब वो वहां पर छोटी थी। और उस फॉर्च्यून टेलर ने शियाओ फान को पिछले सीजन में भी कई सारी बातें बताई थी। फॉर्च्यून टेलर की बेटी का नाम ज़ोई होता है। वो वहां पर सारे लोगों को शांत करवाते हुए कह रही होती है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता कि आखिर डीमन सेट आपस में क्यों जुड़ रहे हैं। उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी और खास वजह है। ये सारी चीजें 10 साल पहले से शुरू हुई थी। तुम लोग नहीं जानते कि आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था। अगर जानते होते तो तुम लोग आज ये सवाल नहीं कर रहे होते। तब वो जो फॉर्च्यून टेलर होता है उन सभी को कहानियां बताना शुरू कर देता है कि आखिर 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, जिस वजह से ह्यूमन और डीमन के बीच में इतनी बड़ी फाइट छिड़ चुकी है। जहाँ वो इस बात से शुरू करता है कि 10 साल पहले शियाओ फान नाम का एक कमजोर डिसाइपल था, जिसे डीमन सेट की एक लड़की से प्यार हो गया था। और वो दोनों काफी ज्यादा एक साथ रहने लग गए थे। साथ ही शियाओ फान के पास एक डिमोनिक पल था, जिस वजह से उसकी पावर उसके बॉडी के अंदर जा चुकी थी। और इस वजह से शियाओ फान के पास कई सारी डिमोनिक कल्टीवेशन पावर आ गई थी। साथ ही उस पल की पावर उसके स्टिक में चली गई थी, जिस वजह से उसकी स्टिक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। लेकिन शियाओ फान इस बात से अनजान था कि उसके पास डिमोनिक पावर है, इसलिए वो इंसानों के साथ रहता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंसानों को पता चला कि शियाओ फान डिमोनिक चीजों को कल्टीवेट करता है, तो उन सभी ने उसे अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो सभी उसके जान के दुश्मन पड़ गए। लेकिन तब उसे बचाने के लिए बियाओ आ गई, जो कि वही डीमन सेट की लड़की थी जिसे शियाओ फान पसंद करता था। और जब वो शियाओ फान को वहां पर बचाने की कोशिश कर रही थी, तो इस वजह से बीच में आने की वजह से उसकी वहां पर जान चली गई। इस चीज का सदमा शियाओ फान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी के बाद से ह्यूमन और डीमन के बीच काफी जबरदस्त फाइट छिड़ चुकी है, जिस पर सारे लोग उस फॉर्च्यून टेलर से पूछ रहे होते हैं, तो अभी शियाओ फान कहाँ पर चला गया। 10 साल से तो किसी ने उसका नाम और निशान नहीं सुना है। तब पूरे के पूरे होटल के अंदर अजीब सा ऑरा फैलने लगता है, क्योंकि वहां पर तूफान सा आ रहा था। और ये तूफान किसी और चीज की वजह से नहीं, बल्कि शियाओ फान की वजह से ही आया होता है, क्योंकि वो उस होटल के अंदर आकर एक टेबल पे बैठ चुका था, जिसके आने से ही यहाँ पर इतना बड़ा तूफान आ गया था। क्योंकि अब शियाओ फान पिछले सीजन वाला कमजोर शियाओ फान नहीं है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है। अगले सीन में हम डीमन और ह्यूमन के बीच हो रही एक फाइट को देखते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ से सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर डीमन सेट के लोग आए हुए थे, जो सभी यहाँ पर इंसानों को खत्म किए जा रहे होते हैं। और ये सारे लोग वही होते हैं जिसे हमने पिछले सीजन में भी देखा था, जिनके साथ शियाओ फान की काफी बार फाइट हुई थी। वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे इंसानों के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिस वजह से इंसानों को उनका मुकाबला करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन तब भी इंसानों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर उन डीमंस का मुकाबला किया था, जिस वजह से इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों तरफ से काफी ज्यादा फाइट चलते जा रही थी। ऐसा तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है और कौन यहाँ पर हारने वाला है। और ऐसी ही लड़ाई पिछले 10 सालों में कई बार हुई है। आए दिन ह्यूमन और डीमन लड़ते ही रहते हैं। इन दोनों के बीच कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी वजह से आज भी ये दोनों यहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं, ताकि एक दूसरे को खत्म कर सके। जिसके बाद डीमन सेट का जो एल्डर होता है, जिसका नाम तियान था, उसने वहां पर अपनी डीमन आई को समन कर लिया था, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे इंसानों का यहाँ पर खात्मा कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करके इंसानों के ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही वहां पर शियाओ फान आ जाता है, जो वहां पर अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डीमन हैंड लेकर आ जाता है, जिसके अंदर उसने तियान की डिमोनिक आई को पकड़ लिया था। और वो पकड़ने के बाद उसे वहां पर दबा देता है, जिस वजह से तियान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसकी वहां पर डीमन आई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद शियाओ फान जैसे जैसे अपना कदम बढ़ा रहा होता है, चारों तरफ की जगह बिल्कुल टूटने लग गई थी। ये देखकर तो सभी लोग हैरान रहते हैं कि आखिर ये है कौन और यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है। इसकी पावर तो इतनी ज्यादा लग रही है कि इसके ऑरा से ही कई सारे लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं। और बिल्कुल वैसा हो भी रहा था। जैसे जैसे शियाओ फान आगे बढ़ रहा होता है, उसके डिमोनिक ऑरा की वजह से कई सारे इंसान और डीमन वहां पर बस मारे जा रहे थे, जिस वजह से सभी लोग एकदम घबरा चुके थे कि अब वो यहाँ पर जाए तो जाए कहाँ। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो शियाओ फान के पास जाकर उससे फाइट कर सके, क्योंकि कोई भी उसके 10 कदम दूर तक भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। उसका डीमन ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर निकल रहा होता है कि उसके ऑरा से कई सारे लोग वहां पर मारे जा चुके थे। इसलिए सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर शियाओ फान से तो फाइट नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे लोग वहां पर शियाओ फान के सामने सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। और इसमें तो सबसे पहले वो इंसान ही थे जिन्होंने सबसे पहले शियाओ फान के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। ये देखकर तियान जो होता है वो भी समझ जाता है कि वो यहाँ पर शियाओ फान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो भी वहां
वहाँ पर अपने सारे के सारे डीमन के साथ शियाफान के सामने सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब वहाँ पर उसके सेट का एक आदमी आता है जिसका नाम वाइल्ड डॉग था। वो यहाँ पर ध्यान से कह रहा होता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमेशा से हमारे सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर रहे हैं ना, तो आप इसके सामने कैसे झुक सकते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं अपने डीमन सेट को कभी भी धोखा नहीं दे सकता इस शियाफान के सामने सरेंडर करके, इसलिए मैं कभी भी इसके सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि इसको सरेंडर मत करो, उससे अच्छा तो हम लोगों को यहाँ पर मर जाना चाहिए। इस शियाफान के हाथों मरने से तो अच्छा ही होगा। ये सुनकर तो तियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर शियाफान के सामने सरेंडर ना करे तो आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि शियाफान उसे ऐसा तो नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसके पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था शियाफान के सामने सरेंडर करने के लिए, इसलिए वो अपना लीडर वाला बैज उठाकर सीधा वाइल्ड डॉग को ही दे देता है और उसे कहता है, लो और तुम खुद ही आगे से हमारे सेट को संभाल लो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। जो देखा तो वाइल्ड डॉग भी हैरान था कि आखिर तियान को यहाँ पर हो क्या गया है, लेकिन वाइल्ड डॉग जो होता है अभी भी शियाफान के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। वो वहां से आगे बढ़ते हुए खाई के पास आ जाता है जहाँ वो सभी से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा लेकिन शियाफान के सामने कभी भी कुछ सरेंडर नहीं करूंगा। इसके बाद शियाफान जो होता है बिजली की रफ्तार के साथ सीधा वाइल्ड डॉग के पास ही आ जाता है। वाइल्ड डॉग को तो लग रहा था कि वो यहाँ पर उसे मार देगा, लेकिन शियाफान उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसकी हिम्मत देखकर शियाफान को काफी ज्यादा हैरानी हुई थी। वो वहाँ पर उसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर तुमसे ये कहने के लिए आया कि तुम आगे से मेरे साथ रह सकते हो। अगर तुमने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो वैसे भी तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन चुके हैं जो तुम्हें कभी भी मार डालेंगे, इसलिए भलाई इसी में होगी कि तुम्हें मेरा ऑफर मान लेना चाहिए और मेरे साथ हो जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है वाइल्ड डॉग के ऊपर उसका डिसीजन छोड़ने के लिए कि वो यहाँ पर शियाफान का साथ रह देना चाहता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो वो वाइल्ड डॉग अभी अकेला हो जाएगा, उसके बाद तो ह्यूमन मिलकर उसे मार ही डालेंगे। जिसके बाद शियाफान वहाँ से अपना आगे का सफर शुरू कर देता है, जहाँ पर उसके पास वो मंकी भी होता है जो उसे पिछले सीजन में मिला था, और अब से वो मंकी हमेशा से शियाफान के साथ ही रहता है। उसके बाद शियाफान वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम न्यू सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर पहले शियाफान यहाँ का डिसाइपल हुआ करता था। वहाँ पर उस सेट का जो गार्डियन ड्रैगन होता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ये गार्डियन ड्रैगन क्या करने के लिए आया है, इसलिए वो सभी वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर गार्डियन ड्रैगन को शांत कर सके, वरना तो यहाँ पर वो बड़ी ही आसानी के साथ इस पूरे के पूरे सेट को यहाँ पर खत्म कर सकता है। वहाँ पर सेट के एक एक करते हुए जीनियस डिसाइपल आ रहे होते हैं तो ताकि वो सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर उस ड्रैगन को शांत कर सके, लेकिन वो ड्रैगन तो यहाँ पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने वहाँ पर शायद शियाफान के डीमन ऑरा को महसूस कर लिया होगा, जिस वजह से वहाँ पर वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन तब उस ड्रैगन को शांत करने के लिए वहाँ पर जूकी आ जाती है, जो वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक वाला अटैक उस ड्रैगन के ऊपर ही कर देती है ताकि वो ड्रैगन वहाँ पर शांत हो सके। और जैसे शियाफान की न्यू सेट के वहाँ से आगे बढ़ जाता है, वो ड्रैगन भी यहाँ पर खुद ब खुद धीरे धीरे शांत होने लग गया था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो सारे डिसाइपल की जान में जान आती है कि चलो आखिरकार ये ड्रैगन यहाँ पर शांत तो हुआ। उन सभी को लग रहा होता है कि यहाँ पर जूकी की वजह से वो ड्रैगन शांत हुआ है, जबकि असल में तो वो ड्रैगन शियाफान के वहाँ से आगे बढ़ जाने की वजह से शांत हुआ था, क्योंकि शियाफान का ऑरा इतनी दूर तक फैला हुआ था कि उस वजह से काफी दूर होने के बाद भी उस ड्रैगन ने उसके ऑरा को महसूस करके डर गया होता है। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं जो उस जगह पर आया होता है जहाँ पर बियाओ की बॉडी को रखा गया है। अब वो यहाँ पर बियाओ की बॉडी से ही मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि उसने पूरे 10 सालों तक के बियाओ की बॉडी को बर्फ में रखते हुए उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि उसे खरोच तक ना आ सके। और हर दिन वो यहाँ पर उससे मिलने जरूर आता है। जहाँ आने के बाद वो बियाओ से कह रहा होता है, तुम्हारे फादर की वजह से आज मैंने डीमन सेट के ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। वहाँ के कई सारे लोगों ने मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे कई सारी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई है। जिसके बाद वो वहाँ पर बियाओ के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रहा होता है और उसे भी उसके बारे में बता रहा होता है ताकि यहाँ पर शियाफान का थोड़ा टाइम पास हो सके। कि जब भी वो बियाओ की बॉडी के साथ रहता है उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इस दुनिया में अब सिर्फ वही है उसके पास जिससे वो खुलकर अच्छे से बातें कर सकता है और हंसी मजाक भी कर सकता है। लेकिन तभी उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि उसे वो चीज याद आ गई थी जब उसके लिए बियाओ ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसने 10 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि वो बियाओ को दोबारा से रीइंकारनेट कर सके, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब। वो पूरी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से बियाओ को रीइंकारनेट कर सके, लेकिन अभी तक कि वो कामयाब हो ही नहीं पाया। उसकी सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम होते जा रही है। वहीं पर बियाओ की आंट भी होती है जो शियाफान को यहाँ पर देख रही होती है, और तब वहाँ पर उसके सेट का एक दूसरा एल्डर आ जाता है जो यहाँ पर बियाओ की आंट से कहता है, तुम्हें यहाँ पर शियाफान से मिलने नहीं आना चाहिए। जानता हूँ मैं कि शियाफान हर बार बियाओ की बॉडी से मिलने के लिए आता है, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, इसलिए तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। बियाओ के फादर ने उसे कल्टीवेशन पावर सिखाई है, जिस वजह से शियाफान पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और ये पिछला वाला कमजोर शियाफान बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन तब भी वहाँ पर बियाओ की जो आंट होती है उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जिंगयू को देखते हैं जो कि शियाफान का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और वो ड्रैगन पीक का डिसाइबल था, लेकिन अब उसने वहाँ से खुद को हटा लिया होता है क्योंकि ड्रैगन पीक का जो मेन एल्डर था उसने ही डीमन के साथ हाथ मिला लिया था, जिस वजह से जिंगयू का अब दूसरा एक मास्टर हो गया होता है
जिसके साथ ही जिन्यू अब रहता है। जिसके बाद वहाँ पर जो एल्डर होता है वो कई सारी मोमबत्ती को जिन्यू की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि जिन्यू के पास अभी कितनी कल्टीवेशन पावर आई है। इसलिए जिन्यू वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी मोमबत्ती को 1 सेकंड के अंदर ही काट देता है। ये देखकर तो वो जो एल्डर था वहाँ पर जिन्यू से खड़ा होता है, तुमने इन 10 सालों के अंदर खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया है, जितना कि मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। ये सुनकर जिन्यू जो होता है उस एल्डर का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है, उसकी तारीफ करने के लिए। इसके बाद वो जो एल्डर होता है जिन्यू को यहाँ पर कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो कि न्यू सेट के अंदर कई सारे अलग अलग सेट के लोग एक साथ आकर जमा हो रहे हैं। मुझे तो शक है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसी वजह से सारे के सारे लोग वहाँ पर जाकर जमा हो रहे हैं। उसी तरह से जैसे कि न्यू सेट में अलग अलग सेट शामिल हो रहे हैं, वैसे ही डीमन सेट के अंदर भी कई सारे डीमन सेट जाकर शामिल होते जा रहे हैं। इन सभी के बीच हो सकता है बहुत ही बड़ी फाइट शुरू होने वाली हो। ये सुनकर तो जिन्यू भी सोच रहा होता है कि उसे भी वहाँ पर न्यू सेट के अंदर जाना चाहिए, लेकिन उसे डर लग रहा होता है कि यहाँ पर वो एल्डर उसे यहाँ से जाने देंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि इतने सालों से वो उनके पास ही रहा था और ऐसे वो उसे छोड़ के जाएगा तो उस एल्डर को काफी बुरा लग सकता है। इसलिए उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर वो एल्डर को कह सके कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसके कहने बगैर ही वो जो एल्डर होते हैं वो समझ चुके थे कि जिन्यू यहाँ से उसी जगह पर जाना चाहता है ताकि देख सके कि आखिर सारे लोग वहाँ पर क्यों जमा हो रहे हैं। इसलिए वो उसे वहाँ पर जाने की परमिशन दे देते हैं। ये देखकर तो जिन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस एल्डर का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है, जहाँ वो उनसे कह रहा होता है, इन सालों में आपने जो भी मुझे सिखाया उससे मैं कभी नहीं भूल सकता और आपकी सिखाई हुई सारी की सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जितने भी डीमन हो सकते हैं उन सभी को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद वहाँ पर न्यू सेट का जो मेन एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उस एल्डर का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है इन 10 सालों तक के जिन्यू को संभालने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने शियाफान के ऊपर जू जियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया था तभी से जिन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद ही वो सेट को छोड़कर चला गया था। जिसके बाद इस एल्डर ने उसे यहाँ पर संभाला है, वो भी मेन एल्डर की कहने की वजह। इसलिए वो यहाँ पर आकर उस एल्डर का शुक्रिया कर रहा होता है जिन्यू को 10 सालों तक के संभालने के लिए और उसे अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। दूसरी तरफ हम बियाओ के फादर को देखते हैं जिनका नाम वांग था। वहाँ पर शियाफान आ जाता है। इसे देखकर वांग उसे कह रहे होते हैं, तुम जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर सारे के सारे लोगों को मार कर आते हो, लेकिन आज तुमने किसी एक इंसान को छोड़ दिया है, इसका नाम वाइल्ड डॉग है। जो सुनकर तो वांग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो डिमोनिक पावर थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, तभी तुमने एक इंसान को वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी यहाँ पर तुमसे कुछ और जरूरी खास बात करनी है। क्या तुम जानते हो कि सारे सारे ह्यूमन और डीमन सेट आपस में मिल चुके हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे के काफी ज्यादा दुश्मन बन चुके हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग किसी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर जाकर मिलने वाले हैं। मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि वहाँ पर किसी तरह का बहुत ही खास तरह का ट्रेजर आने वाला है, उसे ही लेने वहाँ पर ह्यूमन और डीमन दोनों जाएंगे, जिनके बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होगी। जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे ही वहाँ पर वो ट्रेजर मिलने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भी वो ट्रेजर आ जाए उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाओगे और वहाँ जाने के बाद उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करोगे ताकि हमारा जो डीमन सेट है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन सके। जिसके बाद तो किसी भी इंसानों के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सेट के ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। तो बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम भी वहाँ पर जाना चाहते हो? जिस पर शियाफान जो होता है वो कह रहा होता है, हमारे डीमन सेट के साथ भी 4 अलग अलग सेट आपस में मिले हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा सेट और वांडू सेट है, लेकिन हम दोनों से भी ज्यादा पावरफुल चान शेंग सेट है, जिनके पास हम दोनों सेट से थोड़ी सी ज्यादा पावर है। लेकिन सारे के सारे डीमन सेट वाले भी बस यही चाहते हैं कि हमारा कब्जा दूसरे के सेट के ऊपर हो जाए, जिस वजह से उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें किसी के ऊपर भी उतना ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कौन हमारे दोस्तों में से हमारा दुश्मन निकल कर आ जाए। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा वो काफी ज्यादा सोच समझ के उठाना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर हमने किसी गलत इंसान के ऊपर उंगली उठा दी तो हो सकता है वो हमारा दोस्त होने के बाद हमारा दुश्मन बन जाए। इसलिए हमें जैसा खेल चलते हुए आ रहा है वैसे ही चलना है, किसी को भी शक होने नहीं देना है कि हमें दूसरे के ऊपर शक हो सकता है। जैसा हम खेल पहले से खेलते हुए आ रहे थे वैसे ही हम खेलेंगे। बस एक बार हमारे पास वो ट्रेजर आ जाए उसके बाद तो सारे लोगों को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए। ये सुनकर तो वांग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है, तुम बिल्कुल वैसा ही सोचते हो जैसा कि मैं सोचता हूँ, तुमने तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही इम्प्रेस करके रख दिया। जिस पर शियाफान कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे ना सोचूं, पिछले 10 सालों में तो आपने मुझे अपनी सारी की सारी चीजें सिखा दी है और इतनी सारी आपकी चीजें सीखने के बाद मैं आपकी तरह सोच भी ना सका, तो मेरा इतनी सारी चीजों को सीखने का आखिर फायदा क्या हुआ। जिस पर वांग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है, मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे सीखना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था जिससे तुमने बस 10 सालों के अंदर ही सीख लिया। ये बिल्कुल रेयर है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि इतनी सारी चीजों को वो 10 साल के अंदर ही सीख जाए, पर तुमने ये काम करके दिखा दिया। इसलिए अब तुम जाकर उस ट्रेजर को लेने की कोशिश कर सकते हो। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम पूरी कोशिश करोगे ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सको। ये सुनकर शियाफान जो होता है वहाँ से उस ट्रेजर को लाने के लिए वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वांग जो होता है उसे रोक कर कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। तुम भले से ही हमारा साथ देते हो, लेकिन तुम इस बात को भूल मत जाना कि तुम पहले ह्यूमन का साथ देते थे और डीमन को दुश्मन मानते थे।
थे, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पुराने वाले ख्याल दोबारा से वापस सामने निकल कर आ जाए। उसके बाद वो उसे एक लेटर भी दे देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि डीमन सेट के जितने भी लोग होंगे वो सभी शियाफान का ही ऑर्डर मानते हुए उसके साथ उस ट्रेजर को लाने के लिए जाएंगे। सभी लोगों का शियाफान वहाँ पर लीडर होने वाला है ताकि वो सारे के सारे लोग मिलकर उस ट्रेजर को वहाँ पर हासिल कर सके। तो शियाफान जो होता है वांग से कह रहा होता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम की न्यू सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल को एल्डर ने बुलाया होता है क्योंकि यहाँ पर सभी मिलकर उसी ट्रेजर को लाने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर सेट का मेन एल्डर और बाकी सारे लोग भी आकर जमा हो जाते हैं और तब वहाँ पर वो मैसेंजर आता है जो कि सेट के एल्डर को आगे क्या करना है उसके बारे में बताता है। वहाँ पर मैसेंजर आने के बाद सभी को बता रहा होता है कि कुछ दिनों बाद वेस्टर्न स्वैम्प के अंदर एक बहुत ही खास ट्रेजर आने वाला है जिससे हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेजर हम कैसे भी करके डीमंस के हाथों नहीं लगने दे सकते, क्योंकि अगर एक बार वो ट्रेजर डीमन के हाथों लग गया तो उसके बाद इंसानों की इतनी बुरी तरीके से बर्बादी होगी जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है ताकि हम जहाँ जाकर उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इसी चीज में हमारी मदद तियानजिन टेम्पल के लोग और फैंगशियान वेला के भी लोग करने वाले हैं। वो लोग भी अपने अपने डिसाइपल को हमारी मदद करने के लिए वहां पर भेजेंगे ताकि सारे के सारे ह्यूमंस मिलकर उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर सके। जिसके बाद अगर हमारे पास वो ट्रेजर आ जाता है तो वो डीमंस हमारे सामने झुकर रहेंगे, वो हमारे सामने खड़े हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उस ट्रेजर की वजह से काफी ज्यादा पावर आ जाएगी जिस पर सारे के सारे जो डिसाइपल होते हैं उनके अंदर भी जोश चढ़ने लगता है। वो सभी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं कि हम यहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम दुश्मनों को दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। इसके बाद अब देखते ही देखते अलग अलग सेट के सारे डिसाइपल आपस में आते हुए जमा होना शुरू हो गए थे ताकि सभी वहां से उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए जा सके, क्योंकि यहाँ पर जैसे वो ट्रेजर को हासिल करने जाएंगे वहां पर डीमंस भी होंगे। जबकि दोनों आपस में मिलेंगे तब उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होगी। इससे सभी को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और जब सारे लोग वेस्टर्न स्वैम्प के अंदर जा रहे होते हैं वहां पर वो फॉर्च्यून टेलर भी आ जाता है जो कि ज़ोई के साथ था। वो जब इतने सारे लोगों को यहाँ पर जमा होते हुए देखता है तो वो खुद में कह रहा होता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसी चीज की सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इस बार की लड़ाई में ह्यूमंस की जीत होगी या फिर डीमंस की, लेकिन जो भी हो ये लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। वही हम शियाफान को भी देखते हैं जो कि अपने उसी स्टिक पे सवार होकर वहां से वेस्टर्न स्वैम्प के अंदर जाना शुरू कर देता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।